नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी जो उप सहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हमने उप सहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर ली है, द्विक लवण क्या होते हैं, संकुल लवण के बारे में डिस्कस कर ली है। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समावयवता के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आप पूरा देखिएगा, सिस्टमेटिक देखिएगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। धैर्य बनाए रखिए, सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक एक के बाद एक सभी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो बात करते हैं समावयवता की। तो समावयवता से रिलेटेड अपनों ने क्लास 11 में एल्केन में समावयवता देखी थी। ओके, किस में देखी थी? एल्केन में समावयवता देखी थी। और सिंपल एग्जांपल है समावयवता का, जैसे कि मैं कहूँ कि C4H10, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के इस अणुसूत्र की दो प्रकार की संरचना बन सकती है। एक तो ये बनाया मैंने CH3, CH2, CH2 और ये CH3। एक ये बनाया है CH3, CH, CH3 और ये CH3। अगर आप IUPAC नाम जानते हो तो आप ये देखोगे कि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, संरचना दोनों की अलग अलग है। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा N-ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? N-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ये। दोनों की अगर बात करें तो इसमें भी और इसमें भी कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन की बात कर ले, हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हाइड्रोजन है। इसमें कितने? 3 2 5 6 7 8 9 10। मतलब इसमें और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? समावयवी हैं। और जब दोनों के अणुसूत्र समान है तो ये समावयवी हैं, और इस घटना को क्या कहूँगा मैं? समावयवता कहूँगा, आइसोमेरिज्म कहूँगा। ये किस में बात करी? अपने एल्केन में समावयवता, ऑर्गेनिक कंपाउंड में समावयवता की बात करी है। इसी प्रकार से उप सहसंयोजक यौगिकों में भी समावयवता पाई जाती है और इतने प्रकार की समावयवता पाई जाती है। सभी समावयवता के बारे में अपन एक के बाद एक सारी बातें करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ में लिखते जाइए। पूरा लेक्चर सिस्टमेटिक देखिए, अदरवाइज अगर आप सिस्टमेटिक नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, और फ़ोन को, अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको आड़ा कर दीजिएगा और पूरी स्क्रीन पर वीडियो देखिए। बात करें उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, तो समावयवता क्या है कि समान अणुभार, जैसे कि अभी अपनों ने एग्जाम्पल लिया था, C4H10 का एग्जाम्पल लिया था, C4H10 का एग्जाम्पल लिया था कार्बनिक यौगिकों के लिए। तो इसमें अपनों ने दो प्रकार के समावयवी देखे। ओके, अभी अपनों ने दो प्रकार के समावयवी देखे। इसी प्रकार से उप सहसंयोजक यौगिकों में भी समावयवता पाई जाती है। तो डेफिनेशन तो समावयवता की, जो कार्बनिक यौगिकों के लिए समावयवता की डेफिनेशन कहो या उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए समावयवता की डेफिनेशन कहो, डेफिनेशन तो एक ही बनेगी। तो डेफिनेशन क्या है? आइसोमेरिज्म क्या है? समावयवता क्या है? तो समान अणुभार, भैया कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 गुणित 4 कर लेना, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ठीक है, कितना होता है? 1 होता है, तो 1 गुणित 10 कर लेना और जोड़ लेना, इसका क्या आ जाएगा? अणुभार आ जाएगा। तो समान अणुभार और समान अणुसूत्र एवं तत्वों को समान प्रतिशतता भी समान रहेगी, कार्बन हाइड्रोजन समान मात्रा में। इसी प्रकार उप सहसंयोजक यौगिकों में ये कोबाल्ट है, अमोनिया है, क्लोरीन है, NO2 है, ठीक है, इसमें भी वही है, वही चीज़ें इसमें भी है, लेकिन दोनों की संरचना डिफरेंट हो गई। तो क्या हो गए? ये आपस में क्या हो गए? समावयवी हो गए। देखिए, समान अणुभार, समान अणुसूत्र एवं तत्वों को समान प्रतिशत मात्रा रखने वाले यौगिक, एवं तत्वों को समान प्रतिशत मात्रा में रखने वाले यौगिक जब अपने गुणों में, किसमें डिफर होंगे? ये गुणों में। कौन कौन से गुण हो जाएंगे डिफर? भौतिक व रासायनिक, ठीक है। जब अपने गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं तो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और यौगिकों का यह लक्षण भैया क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। यौगिकों का यह लक्षण समावयवता कहलाता है। अब समावयवता के बारे में आप ये तो जान गए हो कि समावयवता की बात कब कर रहे हैं?
कब करेंगे कि समान अणुभार हैं, समान अणुसूत्र हैं और तत्वों का प्रतिशत संगठन भी समान है, लेकिन ये यौगिक आपस में भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, है ना। क्या प्रदर्शित करते हैं? भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जबकि उनके अणुसूत्र आपस में समान है, लेकिन फिर भी भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या है? डिफर है, दोनों भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो डिफर है, भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनके अणुसूत्र समान है, वो यौगिक आपस में क्या कहलाएंगे? समावयवी। और इस घटना को लिख लो, समावयवता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। अब भैया जो समावयवता जो होती है, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता पढ़ रहे हैं, तो दो प्रकार की समावयवता होती है। नंबर एक संरचनात्मक समावयवता, और नंबर दो होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। जब संरचनात्मक समावयवता से अपन नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आ गई कौन सी? त्रिविमीय समावयवता। कि संरचना भी है उसकी, लेकिन क्या है, क्या डिफर क्या है? तो संरचना भी डिफर है, लेकिन जो उससे लिगेंड से जुड़े रहते हैं वो त्रिविमीय में अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं। तब बात करते हैं अपन त्रिविमीय समावयवता की। तो ये जो संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता, थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं। देखो, संरचनात्मक समावयवता में क्या होगा? जैसे कि आप लोग को हमने पहले जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें दो चीजें मेन होती है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु और क्या होते हैं? लिगेंड्स। एक तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स। इसमें लिगेंड कितने? 6 लिगेंड, जिसमें 4 तो NH3 हैं और 2 क्लोरीन लिगेंड हैं, और इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। इसी प्रकार से इस वाले संकुल यौगिक में ये जो है कोबाल्ट जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे इसमें बात करूं मैं, तो ये CO लिखा और ये लिगेंड है, कौन कौन से? 4 NH3 लिगेंड है, ये NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है, ये Cl है और ये Cl है। ये इस प्रकार से कुछ लिगेंड है ना। और ये NO2 जो है बाहर की साइड में है। तो यहाँ पर कितने? अंदर 2 लिगेंड हैं। अब उसमें चेंज कर लिया कि NO2 माइनस को अंदर ले लिया और अंदर वाला जो ऋण आयन था उसको बाहर कर दिया। तो ये इसमें क्या हो गया? इन Cl2 में से एक Cl बाहर कर दिया और NO2 को अपनों ने अंदर ले लिया, ठीक है। तो संरचना में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें अगले वाले में क्या हो जाएगा? NO2 अंदर चला गया, NO2 कहाँ चला गया? अंदर चला गया, और Cl कहाँ पे आ गया? बाहर आ गया। तो कहीं कहीं ना अपनों ने NO2 जोड़ दिया और Cl बाहर आ गया। किसके लिए? इस कंडीशन के लिए। तो विनिमय हो गया। क्या हो गया? विनिमय हो गया। अंदर उपस्थित ऋण आयन और बाहर जो उपस्थित ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है NO2 और इसमें Cl। तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ ऋण आयन और अंदर उपस्थित ऋण आयन के बीच में क्या हो गया? विनिमय हो गया, चेंजेस हो गया। तो आयनन समावयवता में क्या है? संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है? संरचना में डिफरेंस आ जाता है। तो संरचनात्मक समावयवता तो यौगिकों के अणुओं में संरचना का अंतर होने के कारण, यौगिकों के अणुओं में संरचना का अंतर होने के कारण दर्शाई गई समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल, समान अणुसूत्र CONH3,4Cl2NO2 वाले दो संकुल यौगिक निम्न संरचना रखते हैं। ये दो प्रकार की समावयवता। अब प्रथम संकुल में क्या है? ऋण आयन क्या है? NO2 माइनस, तथा द्वितीय में ऋण आयन क्या हो गया? Cl माइनस, है ना। ये अगर अपन अलग करेंगे, मैंने नॉमेनक्लेचर वगैरह बताए थे, तो कौन सा धनायनिक संकुल, कौन सा ऋणायनिक संकुल, ये चीजें भी मैंने बताई थी। तो वैसे NO2 माइनस निकलने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये संकुल कौन सा हो गया? धनायनिक संकुल भी हो गया। तो इसमें NO2 प्लस और NO2 ये संकुल तो प्लस और NO2 माइनस, ये संकुल के ऊपर पॉजिटिव और Cl माइनस। तो इसमें क्या है? Cl माइनस के रूप में निकल रहा है, इसमें NO2 माइनस के रूप में निकल रहा है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर संरचनात्मक समावयवता। अब अपन संरचनात्मक समावयवता में चाहो तो आप आयनन समावयवता का एग्जाम्पल दे सकते हो कि आयनन समावयवता किस प्रकार से होती है, उपसहसंयोजी समावयवता का एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुलीकरण समावयवता का एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रेट समावयवता का एग्जाम्पल दे सकते हो, लवण समावयवता का एग्जाम्पल दे सकते हो, लिगेंड समावयवता का एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया है आयनन समावयवता का एग्जाम्पल दिया है, ये वाला एग्जाम्पल आयनन समावयवता का। अभी अपन 6 समावयवता वापस पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो ये डेफिनेशन हुई है संरचनात्मक समावयवता की। इसी प्रकार से त्रिविमीय समावयवता। अब त्रिविमीय समावयवता में क्या हो गया? भैया लिगेंड भी जुड़े हुए हैं, संरचना भी सेम आ रही है दोनों की, लेकिन जो लिगेंड है वो बदमाश है,
वो अलग अलग तरीके से जुड़ गए कि इस तरीके से जुड़ जाएं तो ये एक अलग फॉर्म हो जाएगा, और इस तरीके से जुड़ेंगे तो एक अलग फॉर्म जुड़ जाएंगे। यदि समान लिगेंड एक दूसरे के सामने हैं, ओके, समान लिगेंड एक दूसरे के, ये समान लिगेंड यदि एक ही साइड में हो, यदि समान लिगेंड एक ही साइड में हो तो उस रूप को क्या कहते हैं, शीर्ष रूप। और समान लिगेंड एक दूसरे की क्या हो गया, ये अपोजिट साइड में हो गया भैया। समान लिगेंड एक दूसरे की जब अपोजिट साइड में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो ये समान लिगेंड साइड सेम साइड में आ गए, ये सेम साइड हो गई। अब इसमें क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट आ गया क्लोरीन। कौन सा रूप हो गया, अपोजिट है तो विपक्ष में है, विपक्ष में बैठ गया क्लोरीन आके, ठीक है। जैसे विपक्ष के नेता बैठते हैं ऐसे विपक्ष में आके बैठ गया। पहले तो साथ में था भैया, पार्टी में था, अपनी पार्टी में है, और सामने आके बैठ गया, विपक्ष में चला गया। तो ये हो गया। तो त्रिविमीय समावयवता के अणु में केंद्रीय परमाणु कौन सा जो बीच में रहता है वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर क्या है, ये लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता से उत्पन्न समावयवता को भैया त्रिविमीय समावयवता कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करें कि संरचनात्मक समावयवता के कितने प्रकार हैं। तो आयनन समावयवता कौन कौन सी, पहली समावयवता है आयनन समावयवता। दूसरी समावयवता भैया कौन सी है इसमें, जल्दी से बोलिए, उपसहसंयोजी समावयवता, आयनन समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता, बहुलीकरण समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लवण समावयवता, और लास्ट में कौन सी है, लिगेंड समावयवता। 6 प्रकार है। और त्रिविमीय समावयवता में 2 प्रकार हैं, एक तो ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशीय समावयवता। याद कर लीजिए। संरचनात्मक समावयवता में 6 प्रकार। शुरुआत करते हैं आयनन, उपसहसंयोजी, बहुलीकरण, आयनन, उपसहसंयोजी, बहुलीकरण, हाइड्रेट, लवण और लिगेंड। याद हो गया, आयनन समावयवता, उपसहसंयोजक समावयवता, ठीक है, बहुलीकरण समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लवण समावयवता और लिगेंड समावयवता। ये 6 प्रकार हो गए किसके, संरचनात्मक समावयवता के। और 2 प्रकार होंगे त्रिविमीय समावयवता के, एक तो ज्यामितीय और एक प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि इसके बाद आपको 6 समावयवता तो ये समझानी है और 2 ये समझानी है मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से इसका। आगे बढ़ते हैं। अब भैया बात करते हैं संरचनात्मक समावयवता के टाइप्स के बारे में। और संरचनात्मक समावयवता के टाइप्स में पहला प्रकार है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। लिखिए, समान अणुसूत्र एवं समान अणुभार वाले संकुल समान अणुसूत्र एवं समान अणुभार वाले संकुल जब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों का उपसहसंयोजन
गोले में उपस्थित ऋणायनों से विनिमय कर लेते हैं, तो यह समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है। समान अणुसूत्र एवं समान अणुभार वाले संकुल जब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों का उपसहसंयोजन गोले में उपस्थित ऋण आयनों से विनिमय कर लेते हैं, तो यह समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये लिखा मैंने CO, NH3 5 और Br, ओके, और यहां लिख दूं मैं SO4। ये संकुल फर्स्ट। संकुल सेकंड में भाई साहब हमने कुछ भी नहीं किया। क्या किया? CO NH3 5 Br की जगह SO4 और SO4 की जगह Br, तो ये लिखा मैंने SO4 और ये लिख दिया Br। समझ रहे हो? ये संकुल हो गया सेकंड। देखो यहां पर एक बार और समझ लीजिए, समान अणुसूत्र एवं समान अणुभार दोनों का समान अणुसूत्र हो जाएगा, क्योंकि सभी में जो है इन दोनों में अमोनिया Br SO4 दोनों में बराबर की संख्या में अणुभार भी समान होगा। तो समान अणुसूत्र एवं समान अणुभार वाले संकुल जब प्राथमिक संयोजकता, ये SO4 किससे जुड़ा हुआ? प्राथमिक संयोजकता से। इसमें Br किससे जुड़ा हुआ? प्राथमिक संयोजकता से। तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों का उपसहसंयोजन गोले में उपस्थित क्या है? ये है। और इसमें कौन सा ऋण आयन है? ये Br, ये तो उदासीन है। उपसहसंयोजन गोले में उपस्थित ऋण आयन से विनिमय मतलब चेंज, Br की जगह SO4 की जगह Br विनिमय कर लेते हैं, तो यह समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है। और ये दोनों जो है आपस में क्या है? समावयवी। तो ये घटना हो गई समावयवता। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो दिए हुए इनमें SO4 और Br का SO4 2- और Br- के ऋण आयन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। मेरे हिसाब से भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली, आपने उतार रखा होगा। उसके बाद में कौन सी समावयवता पढ़ रहे हैं? उपसहसंयोजी समावयवता। चलो दूसरी है उपसहसंयोजी समावयवता। उपसहसंयोजी समावयवता, यह समावयवता तब उत्पन्न होती है, यह समावयवता तब उत्पन्न होती है जहां धनायन व ऋणायन दोनों संकुल हो, यह समावयवता तब उत्पन्न होती है जहां धनायन व ऋणायन दोनों संकुल हो तथा दोनों उपस्थित केंद्रीय धातु आयन लिगेंड का विनिमय कर लेते हैं, यह समावयवता तब होती है, यह समावयवता तब उत्पन्न होती है जब धनायन व ऋणायन दोनों संकुल हो, दोनों आपके पास उपस्थित हो
और वो क्या करेंगे, तथा दोनों में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन लिगेंड का क्या कर ले, विनिमय कर ले। लिगेंडों का क्या कर ले भैया, विनिमय कर ले। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दो कंडीशन हो सकती है इसमें, एक तो ये हो सकती है कि केंद्रीय धातु परमाणु सेम प्रकार का हो, तो ये देख सकते हैं कि Cr, क्रोमियम लिख रहा हूं है ना, ये Cr NH3 6 3+, और ये लिख रहा हूं मैं Cr NH3 Cr SCN 6 3-। देखो यह समायोता तब उत्पन्न होती है जहां धन आयन व ऋण आयन, ये धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन है, और क्या कर रहे हैं भैया, केंद्रीय धातु आयन लिगेंड का विनिमय कर लेते हैं। लिगेंड का विनिमय कर लेते, मतलब ये लिगेंड है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, और ये लिगेंड है, लिगेंड का विनिमय, मतलब ये कह रहे तू एक काम कर, तेरे लिगेंड मेरे को दे दे, मेरे लिगेंड तू ले ले। तो ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, ये इसने बोला कि चल एक काम कर, मेरे जो 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड में से 2 लिगेंड तू दे दे और 2 लिगेंड मैं दे दूं तेरे को, है ना, तू मेरे को 2 लिगेंड दे दे, मैं तेरे को 2 लिगेंड दे दूं, आपस में विनिमय कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, तो ये लिखा देखो Cr NH3, 6 की जगह कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, और ये लिख दिया मैंने SCN2 लिख दिया, 2 इधर ले लिए मैंने, है ना, तो ये माइनस है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही प्लस का चार्ज आ जाएगा। और फिर लिख रहा हूँ मैं Cr और NH3, 6 में से 2 इधर आ जाएंगे, तो ये लिखा मैंने NH3 ट्वाइस, ठीक है, और SCN कितने बचे, 2 इधर आ गए तो 4 बचे, तो SCN4, और ये 3 माइनस की जगह कितना बचा, यहाँ पे 2 माइनस इधर आ गए तो 1 ही माइनस बचा। तो समझ में आ गया, आया नहीं आया समझ में। यहाँ पर समान प्रकार की केंद्रीय धातु है ना, यहाँ पर भी क्रोमियम है, यहाँ पर भी क्रोमियम, समान प्रकार की है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या कर रही है, लिगेंड का विनिमय कर रही है। इसने इसको बोला कि भैया तू मेरे को 2 लिगेंड दे दे, और इसने इसको बोला कि भैया तू भी दे दे 2 लिगेंड, मैं तेरे को 2 लिगेंड दूँ तो तू भी मेरे को 2 लिगेंड दे दे। तो इधर से 2 लिगेंड इधर आ गए, और इधर से 2 लिगेंड इधर चले गए। लेकिन जब अपन ऑल ओवर जब आप बात करोगे तो इनमें और इनमें क्रोमियम गिनो, NH3 गिनो, SCN गिनो, सभी की संख्या क्या है, समान है, तो ये आपस में क्या है, समायवी हो गए। लेकिन ये समायवता कौन सी हो गई, इसको उपसहसंयोजी समायवता कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जब किसी ऐसी कंडीशन दिखे कि जहाँ पर धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन हो, और वो आपस में लिगेंडों का विनिमय कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड का आपस में विनिमय कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो क्या कहोगे आप, इसको कहोगे उपसहसंयोजी समावयवता है। ये क्या कहोगे, ये उपसहसंयोजी समावयवता है। अब एक और कंडीशन हो सकती है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु डिफरेंट हो तो ये भी हो सकता है। देखो ये लिख रहा हूँ CO NH3 6 3+, और एक में लिख रहा हूँ मैं CrCN 6 और 3-। यहाँ पर तो दोनों केंद्रीय धातु परमाणु समान है, क्रोमियम क्रोमियम, और यहाँ पर जो संकुल है धन आयन और ऋणायनिक संकुल है, इनमें एक तरफ तो मैंने कोबाल्ट ले लिया, एक तरफ मैंने ले लिया क्रोमियम ले लिया, मतलब दोनों तरफ केंद्रीय धातु परमाणु डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट है, फिर भी ये आपस में क्या कर रहे हैं, लिगेंडों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं। तो विनिमय करेंगे तो भैया तू बोले तो एक काम कर कि तू 6 लिगेंड मेरे को दे दे, मैं 6 लिगेंड तेरे को दे देता हूँ, बहुत बढ़िया काम है। तो ये हो जाएगा भैया CO, ठीक है, CO की जगह पहले लिख रहा हूँ मैं Cr, क्योंकि धन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर NH3 लगा तो CO NH3 6 3+ हो जाएगा, और ये हो जाएगा CO CN 6 3- हो जाएगा। कौन सी समावयवता है ये, उपसहसंयोजन समावयवता है, उपसहसंयोजी समावयवता है। क्या हो रहा, लिगेंड का विनिमय हो रहा। मेरे पास अमोनिया है, एक काम कर तू मेरे सारे अमोनिया ले जा और सारे साइनाइड दे दे मेरे को। ये बोल रहा ठीक है, अदला बदली कर लेते हैं, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी लिगेंड। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अब तो बहुत अच्छी तरह से। और अगर
आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सारे वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए, सिस्टेमेटिक देखिए। आपका कोर्स बिल्कुल सिस्टेमेटिक में कंप्लीट करवा रहा हूँ, एक सरल लैंग्वेज में। और कमेंट से ज़रूर कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने भी कीजिएगा। कोई पैसा नहीं लग रहा है, निःशुल्क पढ़ रहे हैं, तो इतना काम तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गई दो समायोता, उपसर्ग समायोता, कि यह समायोता तब उत्पन्न होती है जहाँ धनायन और ऋणायन संकुल आयन होते हैं, ये शर्त हो गई, तथा दोनों में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन लिगेंड का क्या कर दे, विनिमय कर दे। इसके लिगेंड इसके पास, इसके लिगेंड इसके पास। लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में तो आप जानते होंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे बात करते हैं बहुलीकरण समायोता की। इसको मैं मिटा रहा हूं अब। बहुलीकरण समायोता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में कहते हैं इसको। लिखना इस समायोता में यौगिक का स्टोइकियोमेट्री संगठन तो समान होता है किंतु उनके आणविक संगठन सरलतम स्टोइकियोमेट्री व्यवस्था के सरल गुणक होते हैं। देखिएगा भाई साहब, ये लिखा मैंने PTNH3 ट्वाइस Cl2, ओके। फिर लिख रहा हूं मैं PTNH3 4, फिर लिख रहा हूं PTCl4, ठीक है। एक तो ये हो गया पूरा, है ना, एक तो ये हो गया। अब इनका समायवी क्या हो सकता है ये देखना है अपने को। तो इनका समायवी देखो, ये हो जाएगा PTNH3 थ्राइस Cl2 और PTCl4। मेरी बात को आप समझना, यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट नहीं लगाओ तो भी चलेगा, डायरेक्ट अगर आप ऐसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है तो ऐसे लिखें तो भी चलेगा, Cl4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लेटिनम कितने हो रहे हैं, 1 2, तो ये 2 हो गए प्लेटिनम। NH3 कितने हो रहे हैं, 2 है यहाँ पर, और 4 है 6, तो 3 दूना 6 इधर भी है, ओके। क्लोरीन कहाँ पे कितने थे, 2, तो ये 2, और PTCl4 ऐसा कि PTCl4। तो इस समायोता में यौगिक का स्टोइकियोमेट्री संगठन, मतलब ये 2 अलग अलग संकुल बन गए, स्टोइकियोमेट्री संगठन समान है, मतलब इसमें भी ये भी प्लेटिनम यहाँ पर भी 4 लिगेंड जोड़ रहा है, यहाँ पर भी 4 लिगेंड जोड़ रहा था, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन क्या हो गया, किंतु उनके आणविक संगठन सरलतम स्टोइकियोमेट्री व्यवस्था के क्या है, सरल गुणक होते हैं। डबल हो गया, सरल गुणक हो गया संगठन, ओके। किंतु उनके आणविक संगठन सरलतम स्टोइकियोमेट्री व्यवस्था के सरल गुणक होते हैं। तो ये और ये क्या है, आपस में समायोगी हो गए। ये और ये आपस में क्या हो गए, समायोगी हो गए। और ये समायोता अगर ऐसे दिखे तो आप कहोगे कि ये बहुलीकरण समायोता है।
कैसे समायोता है? बहुलीकरण समायोता है। अब बात करते हैं हाइड्रेट समायोता की। चौथा टाइप है हाइड्रेट समायोता। हाइड्रेट समायोता बहुत सिंपल समायोता है, अभी के अभी आपको याद हो जाएगी, है ना। उससे पहले आपको संकुल यौगिकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं। देखो यह समायोता संकुल यौगिकों के या उपसहसंयोजन, यह समायोता उपसहसंयोजन क्षेत्र, जानते हो ना, डेफिनेशन पहले बता चुका हूं मैं। यह समायोता उपसहसंयोजन क्षेत्र के भीतर तथा बाहर जल अणुओं की भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है। नोट कीजिए, यह समायोता उपसर्जन क्षेत्र के भीतर तथा बाहर जल अणुओं की भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न हो रही भैया? जैसे ये ले रहा हूं मैं, ये एग्जांपल लिया CrCl3.6H2O, ये लिया मैंने, ठीक है। ये क्रोमियम के 3 हाइड्रेटों का मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। क्रोमियम के 3 हेक्सा हाइड्रेट या हाइड्रेटों का मूलानुपाती सूत्र है। ये जो है ये क्रोमियम के 3 हेक्साहाइड्रेटों का मूलानुपाती सूत्र है। अब 3 हेक्साहाइड्रेट कौन कौन से हैं? 3 हेक्साहाइड्रेट कौन कौन से हैं? पहला देखो, ये लिया मैंने CrH2O6Cl3, ये भाई साहब आपको मिलेगा बैंगनी कलर का। ये संकुल यौगिक कैसा मिलेगा? बैंगनी कलर का। अब दूसरा देखिए, ये CrH2O5 और यहां लिखा मैंने H2O5, एक Cl अंदर पहुंचा दिया और एक H2O बाहर कर दिया, तो ये कर दिया Cl3 की जगह कितना रहेगा? Cl2.H2O। ये इसका कलर आएगा आपको हल्का हरा। कैसा आएगा? हल्का हरा। अगला देखिए, ये लिखा मैंने CrH2O4 और ये कर दिया मैंने Cl2 और ये Cl और .2H2O। इसका कलर मिलेगा आपको गहरा हरा। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रेट समायोजकता, यहां पर देखिए H2O, ये H2O लिगेंड के रूप में है और यहां पर H2O क्रिस्टली फॉर्म में है। कैसा फॉर्म में? क्रिस्टली फॉर्म में है। यहां H2O लिगेंड के रूप में और क्रिस्टली H2O के रूप में, 2 प्रकार से H2O मिल रहा है। तो ये H2O क्या है? जल का अणु है। H2O को क्या कहते हैं? जलित कहते हैं। तो यह समायोजकता उपसर्जन क्षेत्र के भीतर, ये वाला उपसर्जन क्षेत्र हो गया, इसके भीतर तथा बाहर जल के अणुओं की भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है। बाकी अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा? CrCl3, मतलब तीनों में क्रोमियम है, 3 Cl मिलेंगे, ओके, 2 Cl तो ये हो गए और 1 Cl यहां पर बनाना रह गया ये, ठीक है। ये H2O5 और Cl, 1 Cl अंदर गया, 1 H2O बाहर चला गया। 3 Cl हैं और H2O कितने हैं? 6 H2O हैं, 4 और 2 6 H2O, 5 और 1 6 H2O और 6 H2O। तो तीनों का मूलानुपाती सूत्र सेम हो गया, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है कि जल के अणु इसमें अंदर हैं सभी लिगेंड के रूप में, एक भी नहीं है बाहर। इसमें जल के अणु 5 तो अंदर हैं और 1 बाहर हो गया। इसमें 4 अंदर हैं और 2 बाहर हो गए। तो जितने जैसे जैसे जल के अणु बाहर गए तो क्लोरीन जल की जगह लेता गया उस जगह,
उस जगह को पकड़ता गया और तीनों अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स बन गए। एक बैंगनी बन गया, एक हल्का हरा है और एक गहरा हरा है। ये समावयवता भाई साहब कौन सी है? इस समावयवता को कहेंगे हाइड्रेट समावयवता। डेफिनेशन याद हो गई होगी कि यह समावयवता उपसर्जन क्षेत्र के भीतर तथा बाहर, उपसर्जन क्षेत्र के भीतर तथा बाहर जल के अणुओं की भिन्न संख्या के कारण उत्पन्न होती है। क्रोमियम के 3 हेक्साहाइड्रेटों का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CrCl3.6H2O। और ये समावयव भी मिल रहे हैं। अब तो आपको याद हो ही गया होगा सारी बात। अब बात करते हैं लवण या लिंकेज समावयवता। लवण या लिंकेज समावयवता लवण कौन सा टाइप है? 5वां है ना। लवण या लिंकेज समावयवता। नोट कीजिए, जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से केंद्रीय धातु आयन से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, तब यह समावयवता प्रदर्शित होती है। देखिए, जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, तब यह समावयवता उत्पन्न होती है। नोट कीजिए जल्दी से। अब इस समावयवता का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल CONH3 और NO2, CONH3 NO2 Cl2। ये लिगेंड अलग हैं और अगर इसी लिगेंड को NO2 को या तो फिर नाइट्रोजन से जोड़ो या फिर ऑक्सीजन से जोड़ो। किससे जोड़ो? नाइट्रोजन से जोड़ो या फिर किससे जोड़ो? ऑक्सीजन से जोड़ो। अलग अलग तरीके से अगर कहीं पे ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है जुड़ने के लिए डायरेक्ट कोबाल्ट से, और यहाँ पर इस कंडीशन में आ रहा है नाइट्रोजन डायरेक्ट कोबाल्ट से जुड़ने के लिए। तो देखिए CONH3 क्या लिखा मैंने? ONO, और ये Cl2। समझना आप इसको, ये नाइट्राइटो N लगाएंगे इसका, है ना। इसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N, और ये नाइट्राइटो O दे रहा है। इसको क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, जैसे ये NO2 जो लिगेंड है, ये कभी तो इसमें नाइट्रोजन दे रहा है लोन पेयर इसको, कोबाल्ट को, और इसमें दे रहा है ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस टाइप के लिगेंड को क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेन लिगेंड भी कहते हैं। जिस लिगेंड में दो परमाणु हो दाता के रूप में कार्य कर सकते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में उस लिगेंड को एम्बीडेंटेन लिगेंड भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो समावयवता उत्पन्न होगी, कौन सी समावयवता उत्पन्न होगी? लवण या लिंकेज समावयवता। समझ में आ गई होगी कि जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, तो यह समावयवता प्रदर्शित होती है। नाइट्रो समूह केंद्रीय आयन से नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन द्वारा जुड़ सकता है ना। NO2 नाइट्रो समूह में, NO2 जो समूह है नाइट्रो समूह में, जो केंद्रीय धातु परमाणु से या तो फिर ये नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ सकता है या फिर ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ सकता है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा भैया पेंटाएमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड।
पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम होगा इस कंपाउंड का। और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटाएमीन, पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, ओ लगेगा, ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम होगा। दोनों के नाम अलग अलग होंगे, बट यहाँ पर जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है, ये एम्बीडेंटेन लिगेंड है। चलो छठवां पढ़ते हैं अपन, लिगेंड समायोता। बहुत सिंपल है लिगेंड समायोता। लिगेंड समायोता, लिगेंड समायोता। लिगेंड समायोता में कुछ लिगेंड स्वयं ही समायोता प्रदर्शित करते हैं। अब भैया लिगेंड भी समायोता प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ लिगेंड स्वयं ही समायोता प्रदर्शित करते हैं, जैसे डाईएमिनोप्रोपेन के, जैसे डाईएमिनोप्रोपेन के दो समावयवी 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन, 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन और 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन हैं। देखिए प्रोपेन क्या है, ये है CH3 CH2 CH3, इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन। क्या कहते हैं इसको, प्रोपेन कहते हैं। अब देखो ये NH2, ये CH2, ये CH, ये NH2 और ये लिखा मैंने CH3, और एक लिख रहा हूँ CH2 NH2 CH2 CH2 और ये NH2। ध्यान से देखिएगा, ये 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन है, 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये हो जाएगा 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन है। बट ये किसके रूप में काम कर रहा है, लिगेंड के रूप में। कौन सा लिगेंड होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होगा, क्योंकि दो जगह से ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखो 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन और 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन, 1,3 क्यों कहा इसको, 1 2 3 1 2 पोजीशन पर एमिनो है, इसमें 1 2 3 1 3 पोजीशन पर एमिनो है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाईएमिनोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाईएमिनोप्रोपेन। अब ये कैसे दे रहा है आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे कि ये संकुल यौगिक लिया अपनों ने, इसमें देखना ये CO केंद्रीय धातु परमाणु, ओके, और इसमें इस साइड में मैंने जोड़ लिया Cl और यहाँ पर भी जोड़ दिया Cl, ठीक है। अब ये जोड़ना है मेरे को, तो ये जोड़ना है ध्यान से देखिएगा कैसे जुड़ेगा ये NH2 NH2, फिर क्या लिखूं मैं, ये वाला CH2, फिर ये वाला CH और फिर इधर NH2 और इधर लिख दिया मैंने CH3, समझ गए हो। इसी प्रकार से एक यहां जोड़ देता हूं मैं NH2, ओके, और यहां पर भी क्या लिखूं मैं NH2, यहां पर CH2, यहां पर CH और यहां पर लिख दिया मैंने CH3, ओके। तो ये कौन सी 1 2 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1 2 पोजीशन से, 1 2 पोजीशन। और एक देखेंगे अपन 1 3 पोजीशन से, उससे कैसे जोड़ें, तो देखिए ध्यान से, ये CO लिखा मैंने, ओके, ध्यान से देखिएगा, इधर Cl और इधर Cl, ओके। इसको जोड़ना ना अपने को, तो ये देखो NH2, फिर लिख रहा हूँ ये CH2, फिर लिख रहा हूँ CH2, फिर लिख रहा हूँ CH2 और फिर ये जोड़ा NH2, 1 3 पोजीशन से, 1 3 पोजीशन से जुड़ रहा है। इसमें NH2, फिर ये लिख रहा हूँ CH2, फिर ये CH2, ठीक है, फिर ये CH2 और फिर ये यहाँ पर जोड़ रहा हूँ मैं NH2,
मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिगेंड 1,3 पोजीशन से जुड़ा हो, इसमें इस कंपाउंड में लिगेंड ये वाला है और इसमें लिगेंड ये वाला है। दो तरह के लिगेंड अलग अलग तरह से अपनों ने जोड़े हैं। मज़ा आया? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको पूरे को ऐसे भी EN के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको पूरे को किस में लिख रहे हैं, एथिलीन डायमीन है ना, इसको पूरे को अपन EN, सॉरी इसमें जो है इसको PN के रूप में लिखते हैं और इसको TN भी लिख सकते हैं। TN क्या लिखते हैं, इसको पूरे को TN, इसको पूरे को क्या लिखते हैं अपन, TN भी लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे अपन PN भी लिखते हैं। PN 1,2 डायएमिनोप्रोपेन को PN और उसको TN, इसको TN भी लिखते हैं और इसको PN TN। लास्ट समायोता समझ में आई, लिगेंड समायोता। कुछ लिगेंड स्वयं ही समायोता प्रदर्शित करते हैं भैया, केंद्रीय धातु परमाणु का तो काम ही नहीं पड़ने देते हैं। जैसे डायएमिनोप्रोपेन की दो समायोगी, 1,2 डायएमिनोप्रोपेन और 1,3 डायएमिनोप्रोपेन। 1,2 डायएमिनोप्रोपेन, ये 1,2 डायएमिनोप्रोपेन और ये 1,3 डायएमिनोप्रोपेन। इसमें ये वाला इसमें जुड़ रहा है और ये वाला इसमें जुड़ रहा है। देखो ये 1,2 पोजिशन होगी ना, 1 2 3 कार्बन, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को। यहाँ पर भी ये 1,2 पोजीशन वाले दे रहे हैं, यहाँ पर 1,3 पोजीशन वाले नाइट्रोजन NH2 समूह अपना जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे रहे हैं इसको, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ये है समायोगी। ये दोनों आपस में क्या हो गए, समायोगी भैया, क्योंकि दोनों में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी कोबाल्ट, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये सभी क्या है, समान ही तो है। तो आज के इस लेक्चर में हमने संरचनात्मक समायोता बहुत अच्छी तरह से पढ़ी, बहुत अच्छी तरह से समझी। अगले लेक्चर में साथियों हम पढ़ेंगे प्रकाशीय समायोता और ज्यामितीय समायोता, जो त्रिविमीय समायोता है। तो ये जो है समायोता वाला टॉपिक सिर्फ 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा लेक्चर जरूर देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और समायोता से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता ही बनता है, चाहे ज्यामितीय समायोता हो, प्रकाशीय समायोता हो, आयनन समायोता हो, लिगेंड समायोता हो, उपसहयोजी समायोता हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो सभी क्या है, सरल है, सभी अपनों ने सिस्टमेटिक पढ़े। आयनन समायोता में क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो आयनन समायोता में क्या बात करी थी कि जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान होता है ना, उपसर्जन क्षेत्र के अंदर उपस्थित ऋणायन और बाहर प्राथमिक संयोजकता के रूप में उपस्थित ऋणायन के बीच में क्या होता है, विनिमय होता है, जिसके कारण आपको कौन सी समायोता मिलेगी, आयनन समायोता मिलेगी। फिर उपसहसंयोजी समायोता में क्या होता है कि धन आयन और ऋणायन दोनों संकुल आयन के रूप में रहते हैं, दोनों ही रहते हैं। अब उनमें क्या होता है कि भैया लिगेंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उपसहसंयोजी समायोता रहती है। बहुलीकरण समायोता भी अपनों ने अच्छी तरह से पढ़ी। फिर हाइड्रेट समायोता में क्या बात करी थी अपनों ने कि जो H2O रहता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है, संकुल के अंदर रहता है, बाहर रहता है, तो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक बनेंगे। फिर अपनों ने बात करी लवण या लिंकेज समायोता की। तो लवण या लिंकेज समायोता में क्या हो कि ऐसा लिगेंड पकड़ लो जिसमें 2 परमाणु क्या हो, दाता परमाणु के रूप में हो। जैसे NO2 में नाइट्रो समूह में ऑक्सीजन भी दाता परमाणु के रूप में कार्य कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो ये कौन सी समायोता होगी, लवण या लिंकेज समायोता। लिगेंड समायोता के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ ही लिया है। तो साथियों रिवीजन कीजिएगा, डबल से देखिएगा वीडियो, आपके सारे जो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। किताब का भी सहारा लीजिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा और मोबाइल को आड़ा करके ईयरफोन लगा के कोने में बैठ के शांति से पढ़ना, तभी आपकी पढ़ाई स्टडी सिस्टमेटिक हो पाएगी। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।